Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. बच्चों this is video number 6.8 of chapter इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक एसी जनरेटर कैसे काम करता है। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 नंबर में आप मान के चलो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए इस लेक्चर को बड़ा सीरियसली लेना और जो मैं अभी क्वांटम स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने वाला हूँ तो उसमें 3 नंबर में डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। एसी जनरेटर टॉपिक का नाम है और जनरेटर वाला टॉपिक अभी 10th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अपने को पहले समझना है कि जनरेटर का काम क्या है। जब शादी ब्याह में आप कभी नोटिस करना, जब बिजली चली जाती है तो सभी बोलता है जनरेटर वाले को बुलाओ, जनरेटर चलाओ। जनरेटर क्या करता है? बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है। बदले में उसको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो उसको घुमा सके। मैकेनिकल सेटअप आपको चाहिए। जैसे कि अगर आप डीजल डाल देते हो, डीजल फ्यूल डालने से मैकेनिकल सेटअप जनरेटर को घुमाता है, अंदर कॉइल्स घूमते जिससे बिजली पैदा हो जाती है, राइट। तो जनरेटर का मैकेनिज्म समझना है। एक्चुअल में मेन बात क्या है, ये बिजली कैसे बना रहा है, ठीक है। सी अगर एसी जनरेटर की बात करूं तो बच्चों ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बिजली बना कर देगा आपको मोटी मोटी भाषा में। इसका ना कंस्ट्रक्शन समझते हैं पहले, फिर बाकी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं 2 पोल्स ले रहा हूँ मैग्नेट के, 2 बड़े बड़े पोल्स, राइट। इसके बीच में रख रहा हूँ मैं एक आर्मेचर कोयल। आर्मेचर कोयल का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर इंसुलेटेड कॉपर के बहुत सारे टर्न्स ले रखे हैं वायर के ऊपर। मतलब ये कई सारे टर्न्स हैं और उससे मैंने टर्न्स से क्या बना दिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप बना दी इस तरह से, और इसको मैं रेक्टेंगल जैसे शेप को क्या बोल रहा हूँ, आर्मेचर कोयल। ठीक है। हम चाहते हैं तो इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी फिल कर सकते हैं ताकि मैं इसकी परमेबिलिटी बढ़ा सकूं। बट अगर आप ये डायग्राम बनाओगे ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर भी। अब यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। मैं इसको क्योंकि घुमाऊंगा तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके अबाउट ये घूमेगा, राइट। मतलब इसके अबाउट या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया। इसको नाम देता हूँ यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसके 2 एंड्स है जो वायर के, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ऐसे आ रही है। अब कभी भी आपस में ये ना टकराए, कभी भी आपस में ये ना उलझे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं नीचे यहाँ पर रिंग्स बना रहा हूँ जिसको हम स्लिप रिंग्स बोल रहे हैं। ऐसे सर्कुलर रिंग, देखो इस पर्टिकुलर वायर का ये वाला एंड मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया और ये वाली जो वायर का एंड है उसको नीचे की तरफ लेकर गया और यहाँ से भी एक रिंग अटैच कर दी ऐसे। अब इससे क्या होगा, देखो जब ये कोयल घूमेगी, ये कोयल घूमेगी तो ये पूरा का पूरा जो ये रिंग है ये घूमेगा, नीचे वाली रिंग घूमेगी, लेकिन कभी आपस में टकराएगी नहीं, ठीक है। इस सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे कि अगर रोटेट होगी तो ये रोटेशन जब होगी और इसकी रोटेशन जब होगी, राइट, तो कभी भी आपस में टकराएगी नहीं। अब यहाँ पर मैं इसकी रिंग के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कार्बन ब्रशेस। इसके साथ भी मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस नहीं घूमेंगे, सिर्फ रिंग्स घूमेगी, इस बात का ध्यान रखना। कार्बन ब्रशेस जस्ट इसको हमने टच कर रखे, इसको नाम दे रहा हूं B1, इसको नाम दे रहा हूं B2। और कार्बन ब्रशेस के साथ यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहा हूं जहां पर आप आउटपुट को ऑब्टेन करोगे। कहने का मतलब बच्चों, मेन बात, जब ये कोयल घूमेगी, घूमने से क्या होगा, करंट बनेगा, EMF आएगी, करंट बनेगा। सर्किट को क्लोज कर दिया मैंने पूरी तरह से। जब करंट बनेगा, इन रिंग्स के थ्रू करंट होता हुआ कार्बन ब्रशेस में जाएगा। कार्बन ब्रशेस क्यों लिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि कार्बन ब्रशेस का रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, कार्बन ब्रशेस जो है फ्रिक्शन कम ऑफर करेंगे और मोर ओवर दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। कार्बन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, राइट। तो इसको हम ये समझो कि कार्बन ब्रशेस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जो करंट यहाँ पर बनेगा कार्बन ब्रशेस से होता हुआ सीधा सीधा कहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में, राइट। तो अभी आप एक बार ये डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करो। मैं यहाँ पर इसके बारे में लिख देता हूँ। ये रिंग है R1, ये रिंग है R2, दिस इज आर्मेचर कोयल, दिस इज फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, इसमें मेन क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, सारे कॉम्पोनेंट्स लिख देते हैं पहले हम, ठीक है। सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो सबसे बीच में नजर आ रहा है आपको, दैट इज आर्मेचर कोयल।
ये सारी कहानी ना मैं लिख देता हूं ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो। तो बच्चों, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर। आर्मेचर कॉइल बेसिकली क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स है जिसको मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम पर रैप कर रखा है। मैं चाहूं तो बीच में एक आयरन कोर भी डाल सकता हूं परमेबिलिटी बढ़ाने के लिए, राइट। अच्छा, और क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर, हम स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं ताकि मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकूं। अभी मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर। और क्या इसके अंदर है स्लिप रिंग्स। ये कंप्लीट सिलेंड्रिकल रिंग्स या सर्कुलर रिंग्स, अब वैसे सिलेंड्रिकल रिंग्स बोलेंगे इसको हम, थोड़ी सी इसकी थिकनेस भी होती है, कुछ ऐसे थिकनेस होती है इसकी। दीज आर सिलेंड्रिकल रिंग्स बेसिकली विच आर कनेक्टेड विद आर्मेचर कॉइल एंड दे रोटेट विद आर्मेचर कॉइल। ये भी रोटेट करती है, राइट, ये घूमेगी। और मैं इसको इसलिए, मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन पर्पस ये है बच्चों कि ये जो दो एंड्स है इनको मैं कनेक्ट कर सकूं यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस से, पर ये उलझे भी ना आपस में, राइट। कार्बन ब्रशेस मैं इसलिए यूज कर रहा हूं यहां पर ताकि मैं, देखो ब्रशेस ने यहां पर फिक्स रहने, राइट, रिंग्स ने घूमने, तो मैं चाहूंगा कि फ्रिक्शन कम से कम हो। फ्रिक्शन कम होगा तो हीट एनर्जी भी कम होगी, राइट। कार्बन बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। मोर ओवर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। सो जो करंट इंड्यूस होगा इस कोइल के अंदर वो इन ब्रशेस के थ्रू होता हुआ यहाँ पर आपको अपीयर होगा लोड रेजिस्टेंस में। यहाँ चाहो तो आप कोई बल्ब लगा सकते हो, कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, जब तक जनरेटर चलता रहेगा ये डिवाइस में बिजली आती रहेगी, राइट। और कार्बन ब्रशेस में बता चुका हूं आपको, ठीक है भाई। कार्बन ब्रशेस आपको समझ आ गया, रोटेट नहीं करते। और साथ में एक चीज और, ये जो रिंग्स है, रिंग्स किसकी बनी होती है, ब्रास की, राइट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन पढ़ ली, ये पता कर लिया कि एसी जनरेटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल में ज्यादा लंबी चौड़ी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। इसका प्रिंसिपल आप सिंपली लिख सकते हो बच्चों। व्हाट इज प्रिंसिपल, इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल ऊपर से। अब प्रिंसिपल आप सिंपल ये लिख सकते, यहां पर लिख सकते हो कि इसका जो प्रिंसिपल है बच्चों वो क्या है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ EMI, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी हम वर्किंग समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा, राइट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम वर्किंग पे आ रहे हैं कि किस तरह से करंट इंड्यूस होगा और कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, जब मैं अगर वर्किंग की बात करूं, क्या होगा यहाँ पर, मैं किसी भी एक सोर्स की हेल्प से, सोर्स क्या हो सकता है देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर हवा चला दूं ऐसे, राइट, जैसे कि विंड मिल होता है। विंड मिल में क्या होता है, जो हवा की वजह से वो पंखे घूमना स्टार्ट करते हैं, पंखे घूमते हैं तो उसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, आर्मेचर कोइल से, राइट। जो पंखे घूमेंगे तो आर्मेचर कोइल को घुमाना स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये कि मुझे किसी भी तरह इस कोइल को रोटेट करना है। चाहे मैं इस कोइल को, इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चाहे तो मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ या ऐसे रोटेट करूँ, लेकिन एक चीज़ समझना जरा बच्चों, जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये समझो कि ये एरिया वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एरिया वेक्टर। अभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जब कोइल घूमेगी तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री आ गया, राइट। जब कोइल और घूमेगी तो दोबारा से देख लो 90 डिग्री, जब कोइल और दोबारा घूम के आएगी तो दोबारा से देख लो 180 डिग्री, और जब ऐसे आएगी तो दोबारा से 90 डिग्री। तो एक्चुअल में आई एम चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कोइल। और आपको बताया गया है कि जब भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल चेंज होगा, देखो यार मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्थ से साउथ, ये तो फिक्स है, बट एरिया वेक्टर बार बार बदल रहा है ना। एरिया वेक्टर बार बार बदल रहा है, कभी ऐसे 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 है और कभी ऐसे है। कंटिन्यूसली रोटेशन की वजह से एरिया वेक्टर चेंज हो रहे हैं, और एरिया वेक्टर चेंज होने से आपको पता है कि फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल आल्सो चेंजेस। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, phi is equal to BA cos theta. B is magnetic field which is constant. Area is also constant but orientation is not fixed here, right? तो area fix है but orientation change हो रही है. This theta is variable, that's why flux will change. बदल जाएगा फ्लक्स हर एक रोटेशन के साथ, राइट? तो मैंने कहानी में ये लिखना है यार, when armature coil is rotated clockwise or anti-clockwise, it cuts the magnetic field lines and flux linked with the coil changes. As a result, induced EMF or current will set up in the coil, and you can also find the direction of that induced current by using Fleming's right hand rule, right? तो अभी अगर मैं बोलूं आपको कि
मान लो कि कोइल को मैं यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, कोइल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, कहने का मतलब कुछ ऐसे, इसके साथ हम ऐसे धक्का कर रहे हैं इस तरह से, ऐसे, राइट, यहाँ से बाहर और वहाँ से अंदर। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखो कुछ कहानी में चेंज नहीं है, राइट हैंड का यूज करना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगेन थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, दिस forefinger will give the direction of magnetic field, then जो मिडिल फिंगर होगी उससे मिलेगी डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट। सी मैं क्या बोल रहा हूं, देखो थंब बाहर की तरफ थंब क्यों, क्योंकि मैं फोर्स बाहर लगा रहा हूं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, देखो थंब बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, ऊपर की तरफ, राइट। दिस इज ऑल्सो फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इनोसेंट चाइल्ड। इनोसेंट चाइल्ड का मतलब शरीफ बच्चा, शरीफ बच्चा ऊपर की तरफ आगे देखो, राइट। तो यानी कि ऐसे घुमाने से ए से बी की तरफ करंट फ्लो करेगा, अगर ए से बी की तरफ है तो बी से, सी की तरफ होगा सी से, डी की तरफ होगा डी से। कहाँ पर जाएगा, यहाँ से ब्रश से होता हुआ यहाँ पर जाएगा लोड रेजिस्टेंस में, और देखो सर्किट कंप्लीट हो रहा है बच्चों पूरी तरह से, राइट। तो जब आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, देयर विल बी induced current. Why? Because your flux is changing with the time, with the rotation you are changing the angle, and with the change in angle you are changing the flux linked with the coil, right? So इस तरह से आप इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो ये डायरेक्शन रिवर्स देखने को मिलेगी, राइट। तो अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर आते हैं कि हाँ यार इस चीज को समझाए कैसे, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर। अब तो बच्चों इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ना एक डायग्राम बनाया है, अगर मैं इसको टॉप से देखूँ, यहाँ से इसको अगर मैं टॉप व्यू से ऑब्जर्व करूँ तो आपको ये नजर आएगा कि ये आर्मेचर कोइल है जो घूम रही है ऐसे। मैंने क्या, देखो इसको ना मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, इनफैक्ट इसको दोबारा से बनाकर दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो थोड़ा सा क्लोजर व्यू में लेते हैं इसको थोड़ा सा क्लोजर व्यू में लेते हैं और इसको बनाता हूँ आपके लिए मैं। देखो यहाँ पर बच्चों सपोज करो ये आर्मेचर कोइल है ऐसे, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर। अब अगर आर्मेचर कोइल ऐसे है और ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बना दूं इस तरह से, ठीक है, ये यहां पर मैंने बना दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, दिस इज एन कैप, और देखो कि इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल थीटा बन रहा है ना, इस तरह से। जब ये बिल्कुल नीचे हो जाएगी तो यही एंगल देखो घूमकर यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। देखो अगर मान लो आर्मेचर कोइल ऐसे हो जाए, कुछ इस तरह से घूम जाए, तो यही नॉर्मल डायरेक्शन, नीचे एन कैप ऐसे आ गया, नॉर्मल डायरेक्शन बोल रहा हूँ, एन कैप नीचे आ जाएगा, राइट। तो रोटेशन से एंगल चेंज हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि किसी भी इंस्टेंट पर एंगल थीटा है, राइट। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब ये क्योंकि घूम रही है, देखो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में आपको एक चीज पढ़ाई जाती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों, ओमेगा से। फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम थीटा बाय टी। अगर एंगल को डिफाइन करना हो तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, ओमेगा टी, वेयर ओमेगा मीन्स व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, राइट। ये सब चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है +1 क्लास में। अब सी मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्लक्स कितना है, मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल बी ए कॉस थीटा, राइट। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूं ओमेगा टी। लो जी लिख दिया इसको। अब सुनो, क्या जब ये घूमेगा तो ये ओमेगा टी चेंज होगा, यानी कि थीटा चेंज होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, इंड्यूस ईएमएफ विल बी व्हाट, माइनस डी फाई बाई डी टी। मैं माइनस डी फाई बाई डी टी करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो डी बाई डी टी बी ए कोस ओमेगा टी। बच्चों यहाँ पर ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ तो ये ओमेगा टी चेंज हो रहा है, यहाँ तो ये थीटा चेंज हो रहा है। तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, E इज इक्वल टू बी ए बाहर डी बाई डी टी ऑफ
कोस ओमेगा टी माइनस बाहर। अब आपको पता है कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूं अगर मैं, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, राइट। तो कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। और फर्दर ओमेगा टी देखो एंगल में भी क्या एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, राइट। तो इस तरह से आगे क्या लगा हुआ है, बी ए माइनस का, तो ये अगर टर्म को मैं लिखूं दोबारा से तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। लेकिन एक चीज समझने वाली है बच्चों कि इसके अंदर तो एन टर्न्स है, इसके अंदर कॉपर के एन टर्न्स है, तो यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एन, राइट। कि जो फ्लक्स होगा बेसिकली टोटल फ्लक्स कितना होगा, एन, यहां पर क्या होगा, एन, यहां पर क्या होगा, एन, राइट। तो आंसर क्या मिला मुझे, ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो रही है बच्चों यहां पर, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल एक्सप्रेशन करते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो बच्चों अब देखो जो हमने मेन रिजल्ट निकाला है, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। अब यहां से ना एक बात पता लग रही है कि जो ईएमएफ है वो डिपेंड करती है ओमेगा पर, कितना ज्यादा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है कॉइल को घुमाने की, जितना तेजी से कॉइल घूमेगी उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। डिपेंड किस पे करती है, एरिया ऑफ कॉइल पर, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। डिपेंड किस पर करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, जितने ज्यादा टाइटली बाउंड टर्न्स दोगे आप उतना ज्यादा इसमें ईएमएफ आएगा। अगर मैं करंट की बात करूं तो देखो यार वो जो डायग्राम बनाया था उसमें कुछ लोड रेजिस्टेंस भी लगाया था और वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मुझे करंट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, ईएमएफ बाय आर, राइट। तो यानी कि करंट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा आपके पास करंट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मुझे यार मैक्सिमम वैल्यू बताओ ईएमएफ की, क्या आएगी, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो देखो ई बेसिकली क्या निकाला आपने, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, राइट। तो साइन ओमेगा टी को अगर मैं 1 पुट कर दूं या 90 डिग्री एंगल पुट कर दूं यहां पर इस पर्टिकुलर थीटा बनाकर इसको, या साइन ओमेगा टी को 1 ले लेता हूं, साइन की वैल्यू क्योंकि मैक्सिमम 1 पर होती है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एन ए बी ओमेगा या एन बी ए ओमेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर ई नोट, राइट। इसको ई नोट लिख दो, चाहो तो इसको वैसे मैं स्मॉल ई से पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, इसको हम कैपिटल ई लिख सकते हैं ना ईएमएफ को। तो आज इलेक्ट्रॉन के बारे में लगता है ज़्यादा ही पढ़ लिया मैंने। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी ए ओमेगा, और अगर मैं पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो साथ में ई नोट लगा दूंगा। इसको अगर मैं बैक यहाँ पर पुट करूँ तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर इट विल बी लाइक एन बी ए ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ई नोट साइन ओमेगा टी। जब अगला चैप्टर में कराऊंगा ना अल्टरनेट करंट, एसी चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो पूरा का पूरा अल्टरनेट करंट के ऊपर बेस्ड है, वहां पर बहुत बार सुनोगे आप, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पीक वैल्यू के इक्वल। मतलब आप ईएमएफ को चेक कर रहे हो, ईएमएफ कैसी कर्व बनाएगी, साइन ओमेगा टी वाली। अब मैं वही एक्सप्लेन करूंगा ये चीज, राइट। इसी तरह से ही आई की वैल्यू क्या लिख पाओगे आप, आई नोट, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, देखो पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी कि आई नोट साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, इसका मतलब है पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। गंदी राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा, राइट। तो यहां पर मैंने मेन रिजल्ट तो निकाल दिया, बात आती है ग्राफ। अच्छा, इस रिजल्ट को याद रखना यार, पीक वैल्यू का रिजल्ट क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। इसको कोई ट्रिक से आप चाहो तो याद कर सकते हो। मुझे जो ट्रिक नजर आ रही है, नवनीत भंडारी ऑलवेज विनर, और विनर से मुझे याद आया हमारी एकेडमी करनाल की बेस्ट एकेडमी बन चुकी है, और ये रहा वो अवार्ड जिसका मैं पिछले 5 साल से वेट कर रहा था। ये आपका विश्वास था और आपका सपोर्ट था हमारी एकेडमी के लिए कि हम ये अवार्ड आज जीतने के पूरे हकदार हैं।
और इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहो। हमारा काम है रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना और हम इसी तरह से ही शहर का बेस्ट रिजल्ट रेशो देते रहेंगे। रिजल्ट रेशो समझते हो, 40 में से 25 बच्चे 90+ निकालना कोई मामूली बात नहीं है। दिन रात जगना पड़ता है, राइट। बच्चों से क्रॉस चेक करना पड़ता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बच्चा किसी भी न्यूमेरिकल को किसी भी तरह से अगर आ जाए तो कभी गलत ना करके आए। उसके लिए पता नहीं कितनी बार एक एक न्यूमेरिकल को कई तरह के एंगल से देखना पड़ता है, कितने डेरिवेशन सोल्व करनी पड़ती है और पता नहीं कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, राइट। तो ये मोटिवेशन आपको हमेशा मिलती रहे, इसके लिए हम टाइम टू टाइम आपको अलग अलग तरह की किस्से कहानियाँ सुनाते रहते हैं लाइव क्लास में भी, और आपको टाइम टू टाइम मैसेज करते रहते हैं कि यार टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस ट्रिक पर आते हैं। नवनीत भंडारी ऑलवेज विनर, ये मैं याद कर सकता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप भी इसको याद कर लेना, ठीक है। एनीवेज सो हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने मतलब अब तक लॉकडाउन में भी हमारा साथ दिया। चैनल को देखो अच्छा व्यूज़ मिल रहा है, चैनल का जो रीच है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो कुछ ऑफलाइन था यार वो सब कुछ ऑनलाइन है, बदला कुछ भी नहीं है, राइट। आप लेक्चर को देखो, पूरे फील से लेक्चर को पढ़ो यार, ऐसा नहीं है कि एज ए बर्डन लो। ये आपका देखो आपका क्लासरूम लेक्चर है, आप ये समझो कि ये आपकी क्लास है यार। आपको अब घर से बाहर निकल कर वो धूप में नहीं कहीं जाना, ठीक है। वो टाइम भी आएगा कि ये सब कुछ एकदम सही हो जाएगा सब कुछ, राइट। पर तब तक हम घर बैठ नहीं सकते ना ऐसे, हमको क्या वो मार्च के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। लास्ट के 2 महीने में एकदम सब कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जो डेली बेसिस पर, अब मुझे लगता है मैं इस टाइम में 11 बजे लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो 1 बजे 2 बजे तक ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो टीचर कर रहा है उसका थोड़ा सा वैल्यू करो। मुझे पता है कि सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक शाम के कि कॉन्टिन्यूसली लाइव क्लासेस, बैचेस, असाइनमेंट वर्क, पता नहीं क्या क्या है, राइट। और अब रात के 10 से लेकर 11 बजे तक लेक्चर शूटिंग टाइम, सिर्फ इस उम्मीद में कि जो आपको अभी कराया जा रहा है यार, आप सुबह फ्रेश जब उठोगे एकदम फ्रेश माइंड से इस लेक्चर को देख लोगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और आप ऑनेस्टली जो कभी अभी आपका जो सितंबर एग्जाम आने वाला है और जो मेरा हाफ सिलेबस आने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट। तो हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन एफर्ट्स का वैल्यू करोगे और अच्छे से नोट्स बनाओगे और पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके आगे एक छोटी सी बात बचती है कि यार ग्राफ प्लॉट करो कि फ्लक्स वर्सेस जो टाइम है वो ग्राफ क्या होगा और एंगल के साथ फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो ग्राफ में मैं आपको समझा देता हूँ, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं इसके एंडिंग पर। तो बच्चों मैं देखो ग्राफ प्लॉट करूंगा कि एंगल और ईएमएफ के बीच में किस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सी जब रोटेशन होगी कोयल की, राइट, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और कोयल ऐसे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कोयल ऐसे। अभी एंगल कितना है 90 डिग्री। जब ऐसे हो जाएगी कोयल 0 डिग्री, जब ऐसे हो जाएगी कोयल, मतलब आप ऐसा समझो ना, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। सी 0 डिग्री, जब ऐसे हो जाएगी 90 डिग्री, राइट, ऐसे हो जाएगी 180 डिग्री, और जब ऐसे घूमकर दोबारा आ जाएगी 270 डिग्री, और जब दोबारा से पूरा चक्कर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। समझ पाए इस बात को? दोबारा देखते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस वहीं पर आ गया ये वाला फेस जहाँ से शुरू हुआ था, 360 डिग्री, कंप्लीट रोटेशन हो गई। तो आपको पता है कि जो ईएमएफ है वो बेसिकली क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं एंगल को 0 डिग्री, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, देखो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। थीटा को अगर मैं 0 डिग्री लूँ तो ईएमएफ भी 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो यानी कि शुरुआत यहाँ से होगी इस जगह से। उसके बाद जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो ईएमएफ मैक्सिमम, तो ये देखो साइन कर्व बन गई इस तरह से, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको। किस पर मिल गई मैक्सिमम वैल्यू? 90 डिग्री पर। तो ये ऐसे बना देना चाहिए मुझे इसको, राइट, मैक्सिमम वैल्यू एट 90 डिग्री। उसके बाद साइन 180 दोबारा 0, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी कर्व इस तरह से, ठीक है। उसके बाद साइन 180 डिग्री पर 0 कर दिया, साइन 270 पर -1, तो ये कर्व ऐसे आ जाएगी, राइट, -1 का मतलब माइनस ई नोट। उसके बाद जब ये दोबारा से 360 डिग्री एंगल होगा देन इस तरह से, तो ये कर्व ऐसे चलेगी, राइट। तो ये
अगर ई नोट की वैल्यू है, अगर मैं करंट की बात करूं, करंट क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, राइट। तो करंट के लिए भी तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, करंट की वैल्यू ऐसे होगी कुछ, देखो सपोज ये वैल्यू क्या करंट की, आई नोट, ठीक है। अब आपने देखा होगा यार ईएमएफ तो 220 वोल्ट होती है, करंट कितना होता है उसके बदले में 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो करंट कम होता है और ईएमएफ ज़्यादा होती है, इसलिए देखो पीक वैल्यू में डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये ऐसे, राइट, यहाँ पर ये ऐसे मैक्सिमम, और यहाँ पर ये दोबारा से ऐसे कुछ इस तरह से, राइट। तो करंट जो बन रहा है वो भी क्या है, अल्टरनेट करंट, और ईएमएफ भी क्या है, देखो यहाँ पर अल्टरनेट, राइट। तो इस तरह से मैं इस जनरेटर को क्या बोल रहा हूँ कि एक एसी जनरेटर है जो मुझे किस तरह का करंट दे रहा है, डायरेक्शन चेंजिंग और मैग्नीट्यूड चेंजिंग, राइट। तो इस तरह से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली योर एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में करना क्या, सबसे पहले आपने लिखना है एसी जनरेटर का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सारे कंपोनेंट लिख दो खोलकर, वर्किंग में सारा कुछ बता दो कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। कोयल को रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा कोयल में। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद ये एंड रिजल्ट कि ई कैसे निकाला, आई कैसे निकाला, पीक वैल्यू कैसे निकाली, मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है यार इसमें, ठीक है। हाँ, अगर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यार, एक चीज़ और देख लो, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना होता ई वर्सेस टाइम का, देखो टाइम के साथ भी ग्राफ बनाना हो, जैसे कि मान लो 0, T/4, T/2, 3T/4 और T, एक कंप्लीट टाइम पीरियड, राइट। तो जब भी देखो, अगर मैं शुरुआत करूं, देखो शुरुआत करूं, अगर मैं यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, देखो ये हिस्सा इस तरफ है, राइट। जब ये हिस्सा ऊपर आएगा तो T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, अब ये 4 T/4 थे, और 4 T/4 को जब मैं जोड़ूंगा तो कंप्लीट टाइम पीरियड आ जाएगा 1 T, यानी कि 1 T टाइम में कंप्लीट चक्कर हो गया, एक कंप्लीट रोटेशन हो गई, राइट। तो इस कंप्लीट रोटेशन का मतलब ये है कि जैसे ही T/4 हुआ तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अगेन देखो ऐसे, ठीक है, T/2 पर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। उसके बाद कितना हो जाएगा एंगल, 360 डिग्री। अगर इन टर्म्स ऑफ T प्लॉट करना हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, ईएमएफ का। तो ये भी देख लेना यार, ठीक है। वैसे जनरली ये एंगल में पूछा जाता है इसको, हाँ अगर इसको आप रेडियंस में लिखना चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, π/2, दिस इज पाई, राइट, दिस इज व्हाट 3π/2 एंड दिस इज व्हाट 2π, ठीक है। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना हो तो ऐसा भी बना सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसको वैसे साइन कर्व बोलते हैं। अगर ये कोस कर्व होती तो ऊपर से स्टार्ट होती, cos 0 1 ऊपर से स्टार्ट होती, यानी कि क्या कर्व है ये, साइन कर्व, ठीक है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों। अब वैसे थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसका नाम है एडी करंट्स। तो मैं भी शायद एक वीडियो और लगे इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो आज के लिए इतना ही, और ठीक है यार, मज़े करो, और ये लेक्चर जब भी आपको मिले प्लीज़ देखना ज़रूर। और अगेन अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से वी आर नंबर 1 इन द सिटी, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। रिजल्ट लाना हमारा काम है, सपोर्ट आप करते रहो। आपके घर में बस आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, पड़ोसियों की टेंशन मत लेना, क्योंकि हमेशा शर्मा जी का लड़का आपको बीट कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। कभी कम्पीट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप विनोद की तरह छा जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। हैव अ ग्रेट डे।